पापा, 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 पापा। तुमने मारा है मेरे पापा को और तुमने भी सब कुछ तो छीन लिया हमसे, ऊपर से इनको मारने की जरूरत क्या थी? मंजू कैसी बातें कर रही हो? यहाँ दुख की घड़ी का जिम्मेदार कौन है? अनुज, तुम ये सब खामोशी से कैसे देख सकते हो? दीदी, दीदी संभालो अपने आप को, प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। वो यहाँ लोग बैठे हैं, बाद में बात करेंगे। हाँ? चलना होगा? जी हाँ, लेकिन अभी कुछ बाकी है। जी करीब 2 हफ्ते पहले सतीश चंद जी ने मेरे ऑफिस पे एक चिट्ठी भेजी थी। सील्ड है और अभी मुझे आपके सामने ये पढ़ के सुनाना है। चिट्ठी? अब ये कौन सी चिट्ठी? वसीयत तो उन्होंने पहले ही लिख ली थी। मुझे कुछ नहीं मालूम, बस पढ़ के देखते हैं। इस खत को मेरी आखिरी इच्छा समझकर उसे पूरी करें। मैं मेरे वकील दोस्त मुरारी को मेरी ये इच्छा पूरी हो रही है या नहीं, ये देखने का जिम्मा सौंप रहा हूं। मेरे मौत के बाद बिना किसी देरी के मेरा क्रियाक्रम किया जाएगा। किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है। रिवाजों के अनुसार मुझे चिता पर जलाया जाए, ना कि विद्युत दाहिनी में। दुख की बात यह है कि 3 बच्चे होने के बावजूद असली बेटे होने का फर्ज सिर्फ मेरे बड़े बेटे नवीन ने ही निभाया। अनुज और मंजू, तुम दोनों ने पूरी जिंदगी मुझे सिर्फ निराश किया, दुखी किया। मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी विधि में तुम दोनों शामिल हो। मेरी आखिरी इच्छा है कि सारे रिवाज मेरे बड़े बेटे नवीन के हाथों ही होंगे। इतना ही नहीं, मेरे अंतिम क्रियाक्रम के दौरान मेरे बेटे नवीन को छोड़कर वहां पर मेरे घर का एक भी सदस्य मौजूद नहीं रहेगा। शमशान तक भी कोई नहीं आएगा। उनकी उपस्थिति से मुझे सिर्फ और सिर्फ पीड़ा होगी। ये सब लिखा है पापा ने? कौन सा जादू टोना किया था तुमने पापा पर? मरने के बाद भी पापा हमें नहीं चाहते। दीदी, हम ये सब नहीं मानने वाले। अनुज, अंकल, हम आ जाएंगे। अनुज प्लीज, तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा थी ये। आखिरी इच्छा? अंकल, हमने कब निराश किया था उन्हें? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिले? सत्य है, राम नाम 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 सत्य है। ओम चिताय नमः स्वाहा। ओम मृतात्माताय नमः। भाभी, क्या था ये सब? पापा की इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतने सारे लोग काम करते थे उनके लिए, उनके इतने सारे दोस्त। अरे पापा को जाकर 3 घंटे भी नहीं हुए। ये सब इतने जल्दबाजी में करने की क्या जरूरत थी? खत पढ़ा ना वकील साहब ने, सुना नहीं तुमने? खत तो अभी पढ़ा था ना वकील साहब ने, तो फिर किसी को ना बुलाने का फैसला भैया ने पहले से कैसे ले लिया? मैं बहस नहीं करूंगी क्योंकि आज वो दिन नहीं है। और ये मत भूलो कि आखिरी इच्छा पापा की थी, मेरी नहीं।
तुम्हारे आने से पहले हम कितना खुश थे। पता नहीं क्या जादू कर दिया इसने भैया पर। पंडित जी, अरे कोई है? एम्बुलेंस बुलाओ। मैं बुला के लाता हूँ। और ये वसीयत का सच क्या है? पापा ने हमारे लिए कुछ नहीं रखा। हमें तो सिर्फ नॉमिनीज बनाया है, बाकी सब कुछ बड़े भैया के नाम कर दिया है। नॉमिनीज यानी? पापा जो कुछ भी पीछे छोड़ गए वो सब अगर कल नवीन भैया ना रहे, मेरा मतलब है अगर नवीन भैया को कल को कुछ भी हो जाता है तो वो सारी प्रॉपर्टी आपके और मेरे नाम हो जाएगी। मतलब कभी नहीं। वो मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ा है। मैं इनसे कब से कह रही थी कोर्ट जाइए। भाग्यश्री, ये वक्त नहीं है ऐसी सारी बातें करने के। हेलो, क्या हुआ? वैसे इस तरह का हादसा हुआ पहले कभी? नहीं साहब, मैं 15-20 सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। वैसे आजकल चिता पर बहुत कम लोग संस्कार करवाते हैं, इलेक्ट्रिक में ही सब कुछ होता है। अच्छा, इतनी लकड़ियों का इंतजाम करने में कितना समय लगता है, या फिर पहले सब कुछ रेडी रहता है? सर, नगर पालिका की परमिशन बहुत ज़रूरी होती है। एक चिता के लिए कम से कम 500 किलो लकड़ी लगती है। मरे हुए व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होने के बाद लकड़ी आने में तकरीबन 6 से 7 घंटे लग ही जाते हैं। क्या है ये? पता नहीं सर क्या है, मगर यही सब पड़ा हुआ मिला। अरे क्या नाम था उस मरे हुए व्यक्ति का? सतीश चंद्र धामिल, शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। सतीश चंद्र धामिल? यस सर। उनकी फैमिली में से कोई नहीं आया, सिर्फ उनका बेटा ही आया। अपने किसी भी प्रियजन के अंतिम समय में हम उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने की भरपूर कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे जाने वाले की आत्मा को शांति मिलेगी। नवीन भी अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी कर रहा था, लेकिन एक रहस्यमय धमाके में वो तकरीबन अपनी जान ही गंवा बैठा। श्मशान भूमि में अंतिम संस्कार के समय धमाका, आपने कभी सुना है? पिता की आखिरी इच्छा मानो बेटे के लिए आखिरी सांस बन गई। अब पुलिस को उन सब पर शक था जो अंतिम संस्कार के लिए ना जाकर इस धमाके से बच गए। मेरे मरने के बाद बिना किसी देरी के मेरा क्रियाक्रम किया जाए। किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे नवीन को छोड़कर वहां पर मेरे घर का एक भी सदस्य मौजूद नहीं रहेगा।
I'm sorry. लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, कौन भला आदमी इस तरह की आखिरी इच्छा रखता है? घर में कुछ अनबन चल रही थी क्या? नहीं वो, हाँ लेकिन इंस्पेक्टर साहब कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा था कि बड़े भैया ने सब कुछ एक एक करके अपने नाम करवा लिया होगा, लेकिन आज जो शमशान में हुआ उसके बाद कुछ नहीं समझ आ रहा है। एक मिनट, थोड़ा खुलकर बताइए जरा। पिछले 2 सालों से पिताजी की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं चल रही थी। इसी वजह से उन्होंने फैक्ट्री और ऑफिस दोनों जाना बंद कर दिया था, और ऐसे में मैंने और नवीन भैया ने सब कुछ संभाल लिया था। लेकिन पता नहीं कैसे एक के बाद एक नवीन भैया ने सब कुछ अपने नाम करवा दिया। पापा, ये लड़का गलत लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है और इसका सारा हर्जाना कंपनी को भुगतना पड़ रहा है। इसे कुछ काम देना ही है ना, तो छोटा मोटा मैनेजमेंट का काम दे दीजिए। हर्जाना मतलब? भैया, एक तो जो काम मेरे लायक था नहीं, जबरदस्ती मेरे गले डाल दी, और अब काम शुरू होकर 3 महीने भी नहीं हुए और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। पापा से मुझे हल्का काम देने के लिए कह रहे हैं। अनुज, मुझे कोई भी बहस नहीं चाहिए। ये कंपनी की चिंता मुझे है, और जब तक पापा की ये हालत है, ये कंपनी मुझे संभालिए, मुझे अनुज। और ये कैसे करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। समझ गए तुम? पापा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता नवीन भैया ने मुझे हर काम से दूर कर दिया था। और दुख तो इस बात का था कि पापा ने भी उनसे कुछ नहीं कहा, मगर मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनकी तबीयत और भी खराब होने लग गई थी। सर, देखिए, जब इन्हें हॉस्पिटल लाया गया था तो ऐसा लगा कि ये गुजर गए हैं। इनकी पल्स भी नहीं मिल रही थी, शरीर पे खूब सारे जख्म थे और खास तौर पे सर पे बहुत ही गहरा जख्म था। कैसे बचे ये तो ऊपर वाला जानता है। हम जब हॉस्पिटल आते हैं तो आप जैसे डॉक्टर को भगवान मानते हैं, और आप ऊपर की तरफ देख के इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर भी तो आम इंसान ही होता है ना सर। जब हमें भी किसी बात का जवाब नहीं मिलता है तो सर उसके आगे झुक ही जाता है। तो पुरानी फिल्मों में डॉक्टर घर वालों को दिलासा देते थे ना कि इन्हें अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। सच बात है। एक बात और सर, इन दोनों के शरीर पे कुछ छोटे छोटे प्लास्टिक और मेटल के टुकड़े मिले थे सर। क्या है ये? पता नहीं सर क्या है, मगर यहीं सब पड़ा हुआ मिला। एक्सक्यूज मी सर, मॉनिटर चेक करो, इंजेक्शन तो जल्दी। क्या बात है दीदी, आप खुश नहीं हैं? भैया बच गए ये सुनकर? खुश? हाँ, मतलब
सर हमें लगा था कि मोबाइल फोन या ऐसा कुछ साथ में रह गया होगा, लेकिन जो हमें मिला है उससे लग रहा है कि ये कोई सर्किट या एक छोटा सा बॉम्ब है। और ये सर जो हमें ये जो धातु मिली है, इनमें से 2 धातु हमें शमशान से मिली और 2 नवीन जी के पैर और हाथ से निकाली गई थी। ये धातु देखने में बिल्कुल बंदूक की गोली के शेल की तरह है। बहुत जल्दी हमें ये पता चल जाएगा ये एग्जैक्टली है क्या। एक बात और सर, ये अंगूठी हमें शमशान से प्राप्त हुई है। इस अंगूठी में पी अक्षर लिखा है। ये किसी पुरुष की अंगूठी है सर। पी? सोच भी नहीं सकते ऐसी साजिश को अंजाम दिया गया है। छोटे भाई को बड़े भाई से प्रॉब्लम थी, बिजनेस में कोई दुश्मनी, या फिर इन चारों ने ही मिलकर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा वो पी अक्षर की अंगूठी किसकी है ये भी जान लेना। सर उनकी फैमिली के एक वकील भी हैं जिन्हें घर में सभी काफ़ी मानते हैं। उनके पिता की उम्र के हैं। पता चला है कि नवीन जी से मिलने हॉस्पिटल गए हैं। अंकल अब आगे क्या करना है? देखो बेटा, जब तक नवीन ठीक नहीं हो जाता तब तक सारा कारोबार तुम्हें ही संभालना है। पर अंकल पापा ने तो चिट्ठी में लिखा था ना कि सारे संस्कार भी नवीन भैया ही करेंगे। लेकिन मैं क्या बताऊं बेटा, वो सब भी तुम ही कर लेना, ठीक है? आप वकील साहब हैं? जी हाँ, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ इनके पापा के दोस्त की हैसियत से आया हूँ। वो जो लेटर है जो सतीश चंद्र जी ने आपको भेजा था, राइट? आपने कभी उनसे पूछा नहीं कि अंदर क्या लिखा था? और ना ही आपने उन्हें घर पे बताया? देखिए, इनके पापा मेरे दोस्त बाद में बने, कि मेरे क्लाइंट हमेशा से थे। लेकिन हमने कभी भी हमारे पेशे को हमारे दोस्ती के बीच नहीं लाए, ना ही कभी पेशे के खातिर दोस्ती निभाई। जब भी बात कानूनी थी मैं हमेशा वकील ही रहा। जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वकील साहब एक बात बताइए, आपको ये सब कुछ अटपटा नहीं लग रहा? मतलब किसी को शमशान जाने की इजाजत ही नहीं दी गई और 3 घंटे में सब कुछ निपटाने को कहा गया। देखिए, पिछले 2 साल से तबीयत कुछ खराब चल रही थी सतीश की, कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया था, लेकिन सोच समझ बिल्कुल सही थी। कुछ सोच कर ही लिखा होगा, मैं भला कैसे बताऊं। वो आपके पिताजी का लिखा हुआ कुछ भी एक नमूना चाहिए था। फॉरेंसिक वाले चिट्ठी की जांच करना चाहते हैं। जी 1 मिनट, क्या आप लोग ये अंगूठी देकर बता सकते हैं कि किसकी है? ध्यान से देखिए। आप देखिए। और आप मिस्टर अनुज? पता नहीं। ध्यान से देखिए, शायद आपके पापा जी या आपके बड़े भाई साहब की हो सकती है। वो सच तो ये है कि हम कुछ सालों से यहाँ रह नहीं रहे हैं, इसी वजह से पता नहीं। वो आपको पापा के हाथ का लिखा हुआ नमूना चाहिए था ना, मैं ले आता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, 4 साल पहले पापा ने एक जगह स्पीच दिया था, ये उन्हीं का लिखा है। ठीक है, चलो।
मुझे नवीन को देखना है। किसी को मिलने की परमिशन नहीं है। अरे पर भतीजा है वो मेरा। देखिए उनकी पत्नी को भी अलाउड नहीं है, आप प्लीज। भाभी, आप कुछ खाइए ना। आपने तो खाने को हाथ तक नहीं लगाया। डर लग रहा है दीदी। किस बात का डर? कहीं इसमें कुछ मिलाया हो तो? भाभी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हॉस्पिटल से निकलते वक्त लास्ट के बारे में सुना था, बॉम्ब जैसा कुछ बातें दिमाग से जा ही नहीं रही। अचानक पापा का खत आ जाता है, नवीन जी को शमशान में अकेले बुलाया जाता है और ये ब्लास्ट हो जाता है। कहीं तुम लोगों ने मिलकर तो ये प्लान नहीं बनाया था इन्हें मारने का, इन्हें वैसे मारने का और मुझे खाने में जहर देकर? सर, अंगूठी पर जो ट्रेडमार्क है उसके ज्वेलर का पता चल गया। 2 साल पहले सतीश जी ने अपनी पत्नी के साथ दुकान में जाकर दोनों के लिए P और S लेटर की अंगूठियां बनवाई थी। सतीश जी की पत्नी? आपके पिताजी ने आपकी मां के लिए अंगूठी बनवाई और ये बात बताने में आपको शर्म आती है? आपने अंगूठी पहचानने से इनकार क्यों किया? वो क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि पापा के बारे में कोई और गलतफहमी पैदा हो। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? एक्चुअली पापा ने ये अंगूठी माँ के लिए नहीं बनवाई थी, क्योंकि हमारे माँ को गुजरे हुए तो 6 साल हो चुके हैं। तो फिर ये मैडम P कौन है? पुष्पा कोहली। पिछले 4 साल से सतीश को जानती हूँ। हम दोनों अपना जीवन साथी खो चुके थे और ऐसी हालत में हमेशा एक साथी, एक सहारे की तलाश रहती है। हम दोनों एक दूसरे को जानने लगे थे, पहचानने लगे थे। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हमें एक दूसरे से बेहतर साथी नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही सतीश ने अपने बच्चों के सामने ये बात रखी, तो तूफान जैसा आ गया। हम नहीं चाहते कि कोई पराई औरत हमारी माँ की जगह ले। बेहतर इसी में होगा कि आप यहां से चले जाएं। डैड, प्लीज। आपने सुना नहीं? प्लीज आप यहां से चले जाएं। पुष्पा, मैं दुखी होकर वहां से वापस चली आई, लेकिन बात सिर्फ वहीं तक नहीं रही। हेलो, अनुज बोल रहा हूँ मैं। आज घर पे सब लोग थे, इसलिए तुमसे ठीक से बात नहीं हो पाई। अगर पापा को दोबारा मिलने की कोशिश की ना तो जान से मार दूंगा मैं, समझ गई तू? तो आपने सतीश जी से ये सब नहीं कहा? सतीश की बहुत ही अच्छी आदत थी। उन्होंने कभी मेरे सामने अपने परिवार वालों के बारे में एक भी बुरा शब्द नहीं कहा। अच्छा, तो जान से मारने की धमकी भी दे सकते हैं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, किसी ने शरारत की होगी। अरे ये तो मेरे माँ के समान है,
मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को धमकी नहीं दी, तो जान से मारने की बात तो बहुत दूर की है। और सच तो यह है कि मैंने इनका विरोध इसलिए किया था क्योंकि मुझे मेरी जान की परवाह थी। तू लोग है ना जो बाप की शादी से खुश है? इधर देख, तेरा बाप और मेरे माँ के साथ संबंध जोड़ने का बढ़ावा दिया ना, मैं सच बोल रहा हूँ, जान से मार डालूंगा तुझे। समझा उसको, समझा उसको। मेरे बाप का जगह लेना चाहता है तेरा बाप। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे माथे पर बंदूक रखी गई थी और मैंने वही किया जो इनके बेटे ने मुझसे कहा। मेरा बेटा आपको धमकी कैसे दे सकता है? क्यों नहीं देगा? क्योंकि मेरा कोई बेटा है ही नहीं। मैं मां बनी ही नहीं कभी। तभी मैं कहूं कि आप हर वक्त डरे हुए क्यों रहते थे? पहले अपने बड़े भाई से डरते थे, फिर उसके बाद पुष्पा जी के बेटे से डरने लगे, अंगूठी के बारे में बताने से भी कतराते थे। यहां तक कि जिस भाई से आप डरते थे ना, वो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मुझे धमकी दी गई थी और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। हाँ। क्या पक्का यकीन है? ब्लास्ट की वजह कोई बॉम्ब नहीं, बल्कि सतीश जी के सीने में लगा हुआ पेसमेकर। पेसमेकर? हार्ट को सही रफ्तार से चलाने के लिए सीने में लगा हुआ मोटर तकरीबन 6 महीना पुराना है। कभी भी ये जब आग के संपर्क में आता है तो इसका सर्किट ब्लास्ट हो जाता है। और सतीश जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जैसे ही उनकी चीता को आग दी गई, पेसमेकर मानो बॉम्ब बन गया। लेकिन सर, ये बात असंभव सी जान पड़ती है कि उसके किसी भी घर वाले को, किसी भी रिश्तेदार को इस बात की कोई खबर नहीं थी। आमतौर पर पेशेंट को जब पेसमेकर इंस्टॉल किया जाता है तो उसके किसी नज़दीकी रिश्तेदार को या घर वालों को साइन करना पड़ता है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ता है कि जब कभी ऐसे व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसके अंतिम संस्कार से पहले उस पेसमेकर को निकाल लिया जाए। पेसमेकर? आपने कई बार सुना होगा कि मोबाइल फोन को ज्यादा देर तक चार्जिंग पर रखने की वजह से या फिर गलत चार्जर इस्तेमाल करने की वजह से उसकी बैटरी फट गई, धमाका हो गया। पेसमेकर में भी मोबाइल फोन की तरह एक रिचार्जेबल बैटरी होती है और इन बैटरीज पर साफ लिखा होता है कि इनका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करें और आग से तो बिल्कुल दूर रखें। लेकिन यहां तो पेसमेकर को सीधे सीधे अग्नि के हवाले कर दिया गया। हम आपको बता दें कि यदि किसी मृतक के शरीर में पेसमेकर लगा हुआ हो तो दाह संस्कार से पहले डॉक्टर द्वारा उसे निकलवा लें। और आमतौर पर ऐसा किया भी जाता है क्योंकि घर वाले सजग होते हैं। तो क्या सतीश जी के घर का कोई अपना ही था जिसने पेसमेकर की जानकारी होने के बावजूद चुप्पी साध ली और जिसे सिर्फ पेसमेकर की खबर ही नहीं थी, उससे पैदा होने वाले खतरे के बारे में भी पता था। वारदात के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार का पुलिस पता लगा चुकी थी। अब देखना यह था कि इस हथियार का इस्तेमाल किसने किया था। पेसमेकर, इसके बारे में तो मैंने कभी कुछ सुना भी नहीं था। इतनी बड़ी बात पापा हमें क्यों नहीं बताएंगे? सर पता नहीं इसमें छुपाना क्या और क्यों था। देखिए, बेहतर होगा कि आप लोग सब कुछ सच सच हमें बता दें, क्योंकि कुछ ही देर में हमें पता चलने वाला है कि हॉस्पिटल में दस्तखत किसने किए थे और कौन वो एक इंसान था जिसको सब कुछ पता था फिर भी छुपे बैठा था। मैडम, आप तो बेटी है ना उनकी, आपको तो सब पता होगा। सर, पापा के जाने के बाद पहली बार मैं इस घर पर लौटी हूँ और पिछले कुछ सालों में पापा ने भी मुझे दूर कर दिया था अपने आप से और घर पे यही लोग हुआ करते थे। दीदी, हम भी तो पिछले 6 महीनों से बाहर छोटे से घर में रह रहे थे और ये पेसमेकर, उसकी तो हमें कोई जानकारी भी नहीं है। हाँ बोलो, सिग्नेचर किसके थे पता चल गया? सर, यही है पुष्पा का नकली बेटा जो अनुष्को धमकी दे रहा था। नवीन के कॉल रिकॉर्ड के जरिए हमें पता चला है। काम हो गया? काम हो गया आपका।
बंद करो इसे। चलो अंदर। हेलो जी, क्या कह रहे हैं आप? नवीन को होश आ गया है? थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। देखा, मैंने कहा था अपनी टीम से। सिग्नेचर किसके थे पता चल गया? ठीक है सर। इनके जो वकील है ना मुरारी साहब, फॉर्म पर उनके सिग्नेचर। व्हाट? यस सर। आप कहें तो यहीं बुला लें? नहीं, उन्हें यहां बुलाना नहीं, आप खुद ब खुद ही आ जाएंगे। मुझे पहली बार तब शक हुआ जब आप पुलिस स्टेशन आए और आपने पंडित जी को मौत का समय बताया और मुझे पता चला कि चिता का अंतिम संस्कार 3 से 4 घंटे में ही कर दिया गया। तब पक्का हुआ कि दाल में जरूर कुछ काला है। एक चिता के लिए कम से कम 500 किलो लकड़ी लगती है। मरे हुए व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होने के बाद लकड़ी आने में तकरीबन 6 से 7 घंटे लग ही जाते हैं। जब लकड़ियों का इंतजाम करने में 6 से 8 घंटे लगते हैं तो चिता को रेडी करके 3 से 4 घंटे में कैसे अंतिम संस्कार किया गया? साहब, लकड़ियां पहले से ऑर्डर की गई थी। ऑर्डर देने वाले व्यक्ति का नाम है श्री मुरारी पंडित। रजिस्ट्रेशन भी वकील साहब ने किया था और पेसमेकर का सच छुपाकर वो हमारी पकड़ में आ गए। क्यों? बताइए ना सच सबको। मेरे जेब में ये पेन ड्राइव है, अगर हो सके तो इसे टीवी में कनेक्ट करके चला दीजिए प्लीज। शायद उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े। उम्मीद है मुझे कि जब तुम दोनों के सामने मैं अपना गुनाह कबूल करूंगा तो उसे सुनने के लिए मेरा बड़ा बेटा और तुम्हारा बड़ा भाई नवीन इस दुनिया में नहीं होगा। अनुज, मंजू, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों। जब मैं जिंदा था तुम्हारे पीछे ताकत बनकर खड़ा रहने का साहस नहीं था मुझ में। बड़े बेटे के खौफ से घुट घुट कर जीता रहा मैं। बड़ा बुद्धिमान था तुम्हारा बड़ा भाई, लेकिन अपनों से ही फरेब करने में उसने अपनी सारी बुद्धि खर्च कर दी। और जब तक ये बात समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? मैंने आपको जो दवाइयाँ लिख कर दी थी वो ठीक से ले रहा हूँ? हाँ, नवीन याद से दे रहा है मुझे। जरा दवा दिखाइए। ये कौन सी दवाइयाँ है? ये मैंने आपको लिखकर नहीं दी थी। कब से ले रहे हैं आप? जब से तुम पिछली बार आई तब से। फौरन ये दवाइयाँ बंद कर दीजिए वरना आपकी मौत हो सकती है। क्या? उसी बीच पता चला कि मुझे रास्ते से हटाने के लिए
नवीन ये हदें भी पार कर चुका था। जिन दवाइयों से मेरी तबीयत खराब होगी वही दवाइयां दे रहा था मुझे। बेला फुसलाकर वसीयत पर भी दस्तखत करवा चुका था मुझसे। पापा लीजिए, साइन कीजिए। आपके बाद मुझे ही तो संभालना है सबको, बहुत ख्याल रखूंगा मैं सबका। और अनुज तो नालायक लड़का निकला, उसके हाथ में कुछ भी देने से क्या फायदा। मंजू के पति के जाने के बाद उसे बहुत कुछ मिला है, तो फिर उसका नाम क्यों रखे। फिर भी मैंने नॉमिनीज में दोनों का नाम रखा है। लीजिए पापा, यहां साइन कीजिए, लीजिए। बड़े शातिर तरीके से उसने तुम दोनों को मुझसे दूर रखा। दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें करके उसने गलत फहमियां पैदा की, तभी मेरी जिंदगी में पुष्पा आई और मैं एक बार फिर से जीना चाहता था, लेकिन नवीन ने उसे भी नहीं छोड़ा। अनुज बोल रहा हूं मैं। आज घर पर सब लोग थे इसलिए तुमसे ठीक से बात नहीं हो पाई। अगर पापा को दोबारा मिलने की कोशिश की ना तो जान से मार दूंगा मैं, समझ गई? अगर मैंने तुम दोनों को अपनी अंतिम क्रियाक्रम पर आने नहीं दिया तो उसकी सिर्फ एक वजह थी कि मैं तुम दोनों पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता था। बस इतना ही कहना है। शाहजहां कभी औरंगजेब को सजा नहीं दे पाया, लेकिन मैं अपने घर के औरंगजेब को मार देना चाहता था ताकि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों। और रही बात मुरारी की, मेरे दोस्त की, उसने जो भी किया वो सब मेरे ही कहने पर किया, उसे कभी गलत मत समझना। लेकिन नवीन मरा नहीं था और मुझे लगा कि मेरे दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी नहीं होगी, तो मैंने आज ही हॉस्पिटल जाके सारी मशीनें बंद करके उसे मार डाला। और उसकी जो भी सजा है वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। सजा तो मिलेगी, लेकिन नवीन को मारने की नहीं, क्योंकि नवीन कुछ वक्त के लिए जिंदा था। जब मैं उसके कमरे में था डॉक्टर साहब, जब तक मैं न कहूं किसी को कानो कान भी खबर नहीं होनी चाहिए इनकी डेथ हो चुकी। मैं ना कहीं जानता था कि उसका जिंदा रहना किसी एक को कबूल नहीं होगा, और ऐसे ही हुआ। पहली संतान होने के बाद ही समझ में आता है संतान सुख क्या है, अपने बच्चे को अटखेलियां करते देखने की खुशी क्या है। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो फिर उसके बचपन की याद आती है और फिर दूसरी संतान की ख्वाहिश जगती है। इसके पीछे एक सोच ये भी होती है कि बड़े बच्चे को भाई या बहन के रूप में एक दोस्त, एक हमसफर मिल जाएगा, बड़े होकर दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर घर का कोई बच्चा भाई बहनों का सहारा बनने के बजाय गलत राह पर चल पड़े, खुद परिवार के खिलाफ साजिश कर बैठे, तो ऐसे में माँ बाप पर क्या बीतती होगी। सतीश जी जीते जी अपने बेटे का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और उन्होंने अपनी बीमारी को अपने प्रतिशोध का रास्ता बना लिया। माना उन्होंने बहुत कुछ सहा था, लेकिन जैसे ही कानून हाथ में लिया वो खुद भी तो मुजरिम बन गए। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी बच्चा अपने माँ बाप पर अत्याचार करता है तो ऐसे माता पिता की सहायता के लिए कानून में कड़े प्रावधान हैं। आप कानूनन अपने नालायक बच्चों को सजा दिलवा सकते हैं। तो अपने अधिकारों को जानिए, न चुप रहिए और न गलत रास्ता चुनिए। सावधान इंडिया।